वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। तो आइए शुरू करते हैं। यौगिक में नाम बनाने के लिए हमें सबसे पहले यह देखना होता है कि जो यौगिक है उसके अंदर कार्बन की संख्या कितनी है वह ज्ञात करनी होती है तथा प्रकार्यात्मक समूह को हम या तो पूर्व लग्न या अनुलग्न के साथ दर्शाएंगे। तो आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं, तो जिससे आपको यह क्लियर हो जाएगा कि नाम किस तरह से बनाया जाता है। आइए देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला है हेलोजन। प्रकार्यात्मक समूह है हेलोजन, पूर्व लग्न तथा अनुलग्न। जब हेलोजन होता है तो उसे पूर्व में रखा जाता है, यानी कि पूर्व लग्न का मतलब होता है पहले रखना। ठीक है, तो आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में आप देख रहे हैं 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन किस में पाए जाते हैं? 3 कार्बन प्रोपेन में पाए जाते हैं। जैसे कि हमने पहले भी देखा है, पिछले लेक्चर्स में हमने देखा है कि 3 कार्बन जब होते हैं तो हम ऐसे समूह को प्रोपेन कहते हैं। ठीक है, तो प्रोपेन हुआ और साथ में हाइड्रोजन है। अब हेलोजन है, इसलिए एक हाइड्रोजन समूह हटकर यहाँ पर क्लोरीन लग गया है, यानी Cl लग गया है। अब जब ये एक Cl लग गया है, इसलिए हम उसको लिखेंगे क्लोरोप्रोपेन। अब ये जो नाम क्लोरो है वो हम प्रोपेन के आगे लगा देंगे, इसलिए हम इसको क्लोरोप्रोपेन कहेंगे। क्लियर? इसी प्रकार ब्रोमीन के साथ करेंगे। ठीक है, तो हम एक हाइड्रोजन हटाकर Br लगा देंगे, ब्रोमीन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम प्रकार्यात्मक समूह का उपयोग करके अल्कोहल बनाएंगे। देखिए अल्कोहल में क्या होता है, जैसे कि हमने सूत्र देखा था, अल्कोहल का सूत्र था OH, सिंगल बॉन्ड यानी कि एक आबंध OH। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हम OH से बदल देंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा। अब अल्कोहल लास्ट में आता है ऑल, तो हम प्रोपेन के साथ लास्ट में ऑल लगा देंगे, प्रोपेन के साथ आखिर में ऑल लगा देंगे और ये बन जाएगा प्रोपेनॉल। ठीक है, जब अल्कोहल बनता है तो ये बन जाएगा प्रोपेनॉल। इसी तरह से ब्यूटेन होगा तो ब्यूटेनॉल बन जाएगा। ठीक है, इथेन होगा तो इथेनॉल बन जाएगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे एक ही एग्जांपल ले रहे हैं प्रोपेन का, तो बाकी सब हम इस आधार पर रख सकते हैं। अब तीसरा है एल्डेहाइड। ठीक है, एल्डेहाइड का सूत्र हमने क्या देखा था? सिंगल बॉन्ड H और डबल बॉन्ड O। तो जैसे कि आप देख रहे हैं आखिरी C के साथ सिंगल बॉन्ड H है और डबल बॉन्ड O है, तो ये हो गया एल्डेहाइड। तो एल्डेहाइड में हम लास्ट में लगाते हैं L। ठीक है, L, तो ये बन जाएगा प्रोपेनेल। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? प्रोपेनेल। इसी तरह से अगर ब्यूटेन होगा तो ब्यूटेनेल और ब्रोमेन होगा तो ब्रोमेनेल। तो इसी तरह से हम बाकी सूत्र भी बना सकते हैं। अब देखते हैं क्रियात्मक समूह का कीटोन। अब कीटोन जो है, कीटोन का सूत्र क्या था? कीटोन का सूत्र था डबल बॉन्ड O। तो आप देख रहे हैं बीच वाले C के साथ डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। ठीक है, जब डबल बॉन्ड O लगा है तो ये हो गया कीटोन। कीटोन के अंदर हम आखिर में लगाएंगे ओन, अनुलग्न मतलब कि आखिर में लगाएंगे ओन, यानी प्रोपेन का हो जाएगा प्रोपेनॉन। ठीक है, कीटोन का जब डबल बॉन्ड O होगा तो हम प्रोपेनॉन कहेंगे। अब पांचवा आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर हम ओइक अम्ल लगाएंगे, ओइक, ओइक यानी कि प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, और इसका सूत्र है आखिर के अंदर OH और डबल बॉन्ड O। देखो इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि OH जो है, हम आखिर में सिर्फ OH देख के इसको अल्कोहल नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर OH के साथ डबल बॉन्ड O है तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा, और अगर O की जगह H होता तो हम इसको अल्कोहल कहते हैं। क्लियर? तो इन दोनों में थोड़ी सी समानता है जिसको हमें ध्यान रखना होगा कि डबल बॉन्ड O होगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, और अगर H होगा तो वो अल्कोहल होगा। क्लियर? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जब 3 कार्बन की संख्या है तो ये प्रोपेन हो गया, प्रोपेन हो गया, OH है और डबल बॉन्ड O है, तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसलिए हम इसको कहेंगे प्रोपेनोइक अम्ल। क्लियर?
और जो 6 और 7 नंबर है ये तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि देखो 3 है और इसमें आ रहा है द्विआबंध, कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध। जब द्विआबंध आता है तो क्या लगाते हैं, इन। द्विआबंध आता है तो क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोपीन। ठीक है। और इसी तरह से कार्बन कार्बन के बीच में 3 आबंध आता है तो हम क्या लगाते हैं, जब 3 आबंध आते हैं तो हम लगाते हैं आइन, यानी कि ये हो जाएगा प्रोपाइन। क्लियर। आइए अब देखते हैं कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। सबसे पहला दहन। जब मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होता है। कार्बन तथा उसके यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि दहन पर प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश मुक्त करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कार्बन के यौगिक होते हैं वह ईंधन के रूप में भी उपयोग में लिए जाते हैं क्योंकि ये अधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश मुक्त करते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो हैं वो वायु की स्थिति में नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो हैं वे नीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं, नीले कलर की ज्वाला। ठीक है। जैसे कि हम अपने गैस स्टोव पे देखते हैं ब्लू कलर की जो आग निकलती है, तो उस प्रकार की वे आग उत्पन्न करते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो हैं वे धुएं वाली पीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अधिक होती है। यानी कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसके मुकाबले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की मात्रा अधिक होती है और वायु की उपस्थिति में यह कार्बन पूरी तरह से उपचयन नहीं हो पाता, इसलिए यह पीले कलर की ज्वाला के साथ जलता है। आइए दूसरा देखते हैं, ऑक्सीकरण। ठीक है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ठीक है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। यानी कि इथेनॉल को जब क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट दोनों में से किसी भी एक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाया जाता है तब हमें एथेनोइक अम्ल मिलता है। संकलन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया को हम हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। संकलन अभिक्रिया में क्या होता है कि पैलेडियम या निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं। ठीक है। यानी कि पैलेडियम या निकेल को उत्प्रेरक की तरह उपयोग में लेकर जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन को जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण भी इसी विधि द्वारा किया जाता है। यानी कि वनस्पति का तेल जो होता है उससे वनस्पति घी का निर्माण जो है वह भी संकलन अभिक्रिया द्वारा होता है। अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो जब मीथेन को क्लोरीन के साथ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमें CH3Cl मिलता है तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है। ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो प्रतिस्थापित हो गया और क्लोरीन भी प्रतिस्थापित हुआ है। ठीक है। Cl2 था जो कि CH4 की तरफ आ गया और CH4 से एक H जो है वो Cl की तरफ चला गया है। ठीक है। तो ये प्रतिस्थापित हुआ है। आइए देखते हैं एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म। तो एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म में सबसे पहला, एथेनॉल सामान्य तापमान पर द्रव्य अवस्था में होता है तथा सामान्यतः एथेनॉल को अल्कोहल कहा जाता है तथा यह सभी अल्कोहलीय पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होता है। यानी कि जो अल्कोहल पेय पदार्थ होते हैं उसमें एथेनॉल को मिलाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह एक अच्छा विलायक है, इसलिए इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि जैसी औषधियों में भी होता है। यानी कि ये अच्छा विलायक है, इसलिए टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि बनाने के लिए भी इसका उपयोग होता है।
इथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। तनु अल्कोहल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने पर नशा आ जाता है। हालांकि अल्कोहल पीना निंदनीय है, लेकिन समाज में बड़े पैमाने पर प्रचलित है। लेकिन शुद्ध एथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा घातक सिद्ध हो सकती है। काफ़ी समय तक अल्कोहल का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इथेनॉल जो है वह बहुत ही प्रबल अल्कोहल है तथा इसका थोड़ा सा सेवन भी नशा उत्पन्न करता है और नशा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो हमें नशा नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं रासायनिक गुणधर्म। सोडियम के साथ अभिक्रिया होने पर एथेनॉल का क्या होता है? तो जब सोडियम के साथ अभिक्रिया होती है तो हमें सोडियम एथेनॉक्साइड मिलता है तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। जब हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में एथेनॉल की जांच इस अभिक्रिया द्वारा की जा सकती है कि भाई एथेनॉल सही है कि नहीं, इस अभिक्रिया द्वारा यह चेक भी किया जा सकता है। जब सोडियम के साथ एथेनॉल की अभिक्रिया होती है, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है तथा एथेनॉल के साथ अभिक्रिया में दूसरा उत्पाद सोडियम एथॉक्साइड बनता है। आइए देखते हैं निर्जलीकरण। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया 443 केल्विन तापमान पर एथेनॉल को अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बनता है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए जब 443 केल्विन तापमान पर इथेनॉल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तब उसका निर्जलीकरण होता है, यानी कि उसमें से जल बाहर निकल जाता है तथा एथीन बनता है। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एथेनॉइक अम्ल के बारे में बात करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।